नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, आज हम फिर हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु विशेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने वर्ण विचार से संबंधित शब्द विचार, सर्वनाम आदि ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण लगभग 8 बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वह हमारी क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी व्याकरण एवं रचना के नाम से 6 से 12 तक, उसकी प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें, क्योंकि ये क्लासें हैं वो हिंदी व्याकरण जो कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, कक्षा 3 से लेकर जो भी विद्यार्थी हैं जिनकी हिंदी व्याकरण लगती है उनके लिए, और साथ साथ में जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले, जो बहुत प्रकार की भर्तियाँ हर स्टेट में भारत के अंदर आती रहती है, उनके लिए भी ये क्लासें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक विशेषण के बारे में देखते हैं, समझते हैं, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से चित्रमयी रूप में इसमें समझाया गया है। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है वह विशेषण कहलाता है। यानी सबसे पहले तो विशेषण की परिभाषा, यानी जो संज्ञा, जो शब्द होते हैं वो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताएंगे वह विशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्दों के द्वारा जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। यानी विशेषण शब्दों के द्वारा, यानी जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाएगी तो वह विशेषण होगा, और विशेषण शब्दों के द्वारा जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाएगी उसे विशेषण कहते हैं। मुझे जैसे समझते हैं कि मुझे लाल कमीज अच्छी लगती है, यह आम मीठा है। ये दो जो वाक्य दिए गए हैं कि मुझे लाल कमीज अच्छी लगती है, यह आम मीठा है, तो इन वाक्यों में लाल और मीठा क्रम से कमीज और आम की विशेषता बता रहे हैं। यानी कमीज की विशेषता लाल है और आम की विशेषता है वो मीठा है। यहाँ लाल और मीठा विशेषण है, लाल और मीठा क्या विशेषण है, मगर कमीज और आम विशेष्य है। यानी जिसकी विशेषता बताई जा रही है वह विशेष्य होता है। जैसे कमीज की विशेषता है लाल और आम की विशेषता है मीठा, तो विशेषता है जो लाल है और मीठा वह विशेषण है, कमीज और आम विशेष्य है। विशेषण के भेद, यानी सामान्य रूप से विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की गुण, रूप, रंग, आकार, स्थान, काल, दशा, स्थिति, शील, स्वभाव आदि की विशेषताओं का बोध कराएं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी गुणवाचक विशेषण किन्हें कहेंगे, यानी जो संज्ञा या सर्वनाम होगा जो रूप, रंग, आकार, स्थान, काल, दशा, स्थिति, शील, स्वभाव आदि की का बोध कराएंगे, वहाँ गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे देखते हैं गुण दोष, यानी झूठा, अच्छा, ईमानदार आदि ये गुण दोष हैं। रंग रूप चमकीला, मटमेला, हरा आदि। आकार में लंबा, गोल, चौड़ा, चौकोर आदि। स्थान में विदेशी, शहरी, ग्रामीण आदि। और दशा में बीमारी, रोगी, फटा, नया आदि। इस प्रकार ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जो यहाँ पर बच्चे को चित्र दिखाया गया है और इसमें बच्चा खांस रहा है, उसको खांसी आ रही है, तो इस प्रकार इसके चित्र के माध्यम से इसमें समझाया गया है। फिर है आगे वाला है परिमाणवाचक विशेषण, यानी जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के माप तोल, यानी परिमाण व मात्रा से संबंधित विशेषताओं का बोध कराएं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी परिमाणवाचक विशेषण, यानी जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के माप या तोल, यानी परिणाम, परिमाण या फिर मात्रा से संबंधित विशेषताओं का बोध कराएंगे उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब निश्चित परिमाणवाचक विशेषण देखें तो संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध कराने वाले शब्द निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित परिमाण का बोध कराएंगे, वहां पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण
होते हैं, जैसे किलो भर दाल, 4 लीटर तेल, 5 मीटर कपड़ा, 10 ग्राम चांदी आदि। ऐसे जो शब्द दिए गए हैं, यहाँ पर निश्चित है कि किलो भर चावल है, 4 लीटर तेल है, 5 मीटर कपड़ा है और 10 ग्राम चांदी। ये निश्चित है, तो यह निश्चित नापतोल के बारे में बताया दिया जा रहा है, तो इस प्रकार निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम के अनिश्चित परिमाण का बोध कराने वाले शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जो निश्चित संख्या न हो तो वह अनिश्चित होगा, नापतोल में अनिश्चित हो तो वह अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। अब जैसे देखते हैं कि कई टन गेहूं, कई टन है, निश्चित नहीं है, तो यह अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। थोड़ी सी सब्जी, बहुत सा तेल, तनिक रायता, जरा सा घी आदि। इस प्रकार ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। तीसरा है संख्यावाची विशेषण। जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की गिनती या उससे संबंधित विशेषताओं का बोध कराए उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी जो विशेषण किसी संज्ञा या फिर सर्वनाम की गिनती या फिर उससे संबंधित विशेषताओं का बोध कराए वहां संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण की भांति संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाची और एक अनिश्चित संख्यावाची। जैसे देख लेते हैं निश्चित संख्यावाची, या 2 व्यक्ति 3:30 बजे, ये निश्चित है, तो इस प्रकार निश्चित संख्यावाची हो गया। इसी प्रकार पहला स्थान, प्रत्येक विद्यार्थी आदि। और अनिश्चित में क्या होगा कि अनिश्चित संख्या में जैसे कुछ किताबें, यहाँ पर कुछ किताबें दी गई है तो ये आ गया अनिश्चित संख्यावाची, और कई पेंसिल, बहुत से केले आदि अनिश्चित। अगर यहाँ 2 किताब है ऐसे बोलते 2 बुक या 2 पुस्तक, तो यह निश्चित संख्यावाची होगा। अब चौथा है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और सार्वनामिक विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है निश्चयवाचक संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण। जो शब्द किसी निश्चित संख्या या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे इस किताब को मेज पर रख दीजिए, यानी एक बालक दूसरी बालिका को कहता है कि इस किताब को मेज पर रख दीजिए, तो यह निश्चित है, संकेत कर रहा है कि उस मेज पर रख दीजिए। अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। जो शब्द किसी अनिश्चित संख्या या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण कहा जाता है। जैसे कोई सज्जन बाहर खड़े हैं, यानी कोई सज्जन बाहर खड़े हैं, अनिश्चित है, पता नहीं कौन खड़े हैं, तो इस प्रकार यह है कोई सज्जन बाहर खड़े हैं, तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण होगा। तीसरा है प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम से संबंधित प्रश्नों का बोध कराते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कौन सी किताब पढ़ूं, कौन सी किताब पढ़ूं, तो यहाँ पर ये किताब है, बहुत सारी किताबें दी गई है, चित्र के माध्यम समझाया गया है, तो इसमें कौन सी किताब पढ़ूं, बहुत सी किताबें, इसमें प्रश्न किया जा रहा है कि कौन सी पढ़ूं या नहीं पढ़ी, तो कौन सी ये शब्द आ गया, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम विशेषण की विशेषता बता रहा है। फिर आगे वाला है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। जो विशेषण शब्द एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में आए, अन्य संज्ञा सर्वनाम से जोड़े, उन्हें संख्यावाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी जो विशेषण शब्द एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में आए, अन्य संज्ञा या सर्वनाम से जोड़े, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए, जो लड़का कल आया था वह बाहर खड़ा है, यानी जो लड़का कल आया इसे जोड़ दिया गया तो वह बाहर खड़ा है। टिप्पणी देखते हैं कि जब सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम शब्द से पहले होगा तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाएगा। यानी जो सार्वनामिक विशेषण शब्द है अगर संज्ञा या सर्वनाम से पहले हो रहा है तो वहां पर सार्वनामिक विशेषण होता है, और जब यह सिर्फ संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है तो उसे सर्वनाम कहा जाता है। यानी संज्ञा के स्थान पर सिर्फ प्रयुक्त होगा तो वह सर्वनाम होगा, और संज्ञा या सर्वनाम से पहले कोई भी शब्द आ गया तो वहां पर सार्वनामिक विशेषण होगा। अब है विशेषणों की रचना किस प्रकार हुई है देख लेते हैं। हिंदी भाषा में मूल रूप से विशेषण शब्दों की संख्या कम है।
अधिकांश विशेषणों की संज्ञा की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अवयवों में उपसर्ग व तथा प्रत्यय जोड़कर की जाती है। जैसे संज्ञा शब्दों से विशेषण की रचना किस प्रकार है, जैसे ई जोड़कर देश संज्ञा और विशेषण बनेगा देसी। इसी प्रकार धन है, धन से धनी, ई जोड़कर स्थान से स्थानीय, आदर से आदरणीय, इक जोड़कर वर्ष से वार्षिक, शरीर से शारीरिक। इसी प्रकार इत जोड़कर लिख से लिखित और शिक्षा से शिक्षित। इसी प्रकार इन जोड़कर नमक से नमकीन, रंग से रंगीन। इस प्रकार इला, ईरा, मति, मान, वान, वती आदि शब्दांशों को भी संज्ञा के जोड़कर विशेषण बनाया जा सकता है। यानी ये शब्द हैं इला, ईरा, मति, वान, मान, वान, वती आदि शब्दांश ऐसे हैं जिनको संज्ञा के साथ अगर जोड़ेंगे तो वे विशेषण बन जाएंगे। विशेष तौर से याद रखने वाली बात है। अब है सर्वनाम शब्दों से विशेषणों की रचना किस प्रकार होती है। जैसे अनिश्चित है तो अनिश्चित नियम, अनिश्चित में कौन और जो, तो विशेषण होगा कैसा और जैसा, जो का जैसा, कौन को कैसा। यह सर्वनाम है तो यह से बनेगा ऐसा और वह से वैसा। ये ऐसे शब्द हैं जो संज्ञा सर्वनाम से भी विशेषण बनाए जा सकते हैं। अब है क्रिया शब्दों से विशेषणों की रचना। ना की जगह उन जोड़कर, यानी चलना से चालू, बिकना से बिकाऊ। इसी प्रकार खाना से खाऊ और कमाना से कमाऊ। ना की जगह अक्कड़ जोड़कर भी घूमना, ना की जगह घुमक्कड़, पीना से पियक्कड़। इस प्रकार भी क्रिया से भी विशेषण बनाए जा सकते हैं। इसी प्रकार भूलना, भुलक्कड़, बूझना, बुझक्कड़। इस प्रकार अवयव शब्दों से भी विशेषण की रचना की जा सकती है। जैसे ई जोड़कर अवयव दिया गया है बाहर तो बाहरी, आगे ए जोड़कर आगे अगला, पीछे पिछला। और इसी प्रकार ऊपर से ऊपरी ई जोड़कर और नीचे से निचला। आओ महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराएं। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। परिभाषा पूछे कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्दों के द्वारा जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है वह विशेष्य कहलाता है। विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो इस प्रकार हमने आज बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु था विशेषण के बारे में चर्चा की और हर भर्ती परीक्षा में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, जो छोटी कक्षाओं के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सामान्य जानकारी जो ये बुक लगती है ये बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इनसे सीधे के सीधे वन लाइनर प्रश्न भी उठाए जा रहे हैं। तो आप इनका अच्छे तरीके से अध्ययन करें। और लास्ट तक आपने देखा कि हमने संपूर्ण विशेषण के बारे में चर्चा कर ली और अन्य जो क्लासें ये संपूर्ण हो जाएगी तो उसके बारे में पूरी डिटेल से सामान्य अच्छे तरीके से भी हम नोट्स के माध्यम से भी इन व्याकरणों का अध्ययन करेंगे। तो आप इस क्लास को अच्छे तरीके पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबा के रखें, क्योंकि इसी प्रकार की क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी बेहतर बना सकें। क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से उससे बताएं। इसी प्रकार की अन्य क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।